मैं बराबर दिखा देता हूं अपने उसको। सेकेंड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप है, यहाँ दिखाई दे रहा है। जुर्म जो है जाति नहीं देखती। मेरी बात गौर से समझिएगा। आज मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी लिखी है। जो CAA है, यह संविधान की मूल आत्मा को भाले से छेदा गया है। मुसलमान का घर नहीं है क्या? हिंदुस्तान उसका वतन है। जो यहाँ के 20% मुसलमान हैं, उनसे उनकी नागरिकता थोड़ी ले रहा है। नहीं, उनसे उनकी नागरिकता किसी के बाप की औकात है क्या ले लेगा? इस क्रिश्चियनिटी ने भारत को अपने पैरों के तले दबा के रखा। 2 साल तक क्रिश्चियनिटी ने गुलाम बनाया, जिनका उसको ये अलाउ किए हैं। पर्सियंस को अलाउ किया है जो एबोरिजिनल हमारे देश का नहीं है, और उन मुस्लिमों का उसमें स्थान नहीं है जिनकी तलवारें अंग्रेजों से बाज रही थी। उस बहादुर शाह की वंशावली के जीवित लोग क्या सोच रहे होंगे यदि उसके वंश जिसके 3 बच्चों को चुनवा दिया गया। ये जुर्म का है, ये बिल्कुल जुर्म का है। लोकसभा चुनाव का आगाज बीजेपी ने अपने सबसे बेहतरीन पत्ते से खेला है। दुर्ग का ऐसा पत्ता चलाया गया है जिससे आप ऐसे अनुमान लगाइए कि विपक्ष जो है वो सिर्फ एक राग अलाप राय है कि ये जो है वो कहीं ना कहीं मुसलमानों की भावनाओं को आहत करता है। गैर मुसलमान जो लोग हैं उनको तो सिटीजनशिप दे रहा है, लेकिन जो मुसलमान हैं उनको अपना नहीं रहा। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर चोट है। इस तरीके की बात तो विपक्ष कर रहा है। लेकिन ये जो CAA का कानून है वो इस समय जब से लागू हुआ है तब से आप ऐसे समझिए कि देश 2 धड़े में बटा तो है, लेकिन उस तरीके से विरोध की आवाज़ नज़र नहीं आ रहे। उस तरीके से जो लोग इससे खुश नहीं हैं वो लोग भी शायद प्रमुखता से बोल नहीं पा रहे। क्योंकि चुनाव एकदम सिर पर है। और CAA कानून का क्या प्रभाव पड़ेगा जब देश में लागू होगा? अब तो लागू हो ही गया है कल से, तो क्या प्रभाव पड़ता है? क्या इससे लोकतंत्र और कमज़ोर होगा, या ये ऐसा है कि जो हमारे देश में मदद मांगने आ रहे हैं हम उनका बाहें फैलाकर स्वागत कर रहे हैं? जैसी हमारी संस्कृति है कि हमारे यहाँ जो भी लोग आते हैं हम उन शरणार्थियों का सम्मान करते हैं और उनको नागरिकता दे रहे हैं। इस तरीके से एक सम्मान है, इसमें किसी तरीके का कोई राजनीतिक स्टंट नहीं है, इसमें उस तरीके का कोई दाग नहीं है जो विपक्ष ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो यही जानने और समझने के लिए हम पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले संपूर्णानंद जी के साथ हैं। और ये सर, ये ऐसे समझिए कि जो पीड़ित लोग हैं, जो भारत में आए थे, मदद मांग रहे थे, उनको सिटीजनशिप चाहिए थी, हमारी भारत के नागरिक बनना चाहते, तो उनको अब हम अपनी नागरिकता दे रहे हैं। तो इसमें कैसे लगता है कि ये लोकतंत्र में किसी तरीके का प्रहार है या ये असंवैधानिक है? कोई मदद मांग रहा है, हम मदद दे रहे हैं, इसमें कैसे आपको लग रहा है कि ये लोकतंत्र पर हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है? नहीं, लोकतंत्र पर हत्या नहीं है। पहले तो भारत एक नई सोच के विद्वत एडिटर जन विजेंद्र को और पल्लवी को मेरी शुभकामना और शुक्रिया। इसमें डेमोक्रेसी पर कोई खतरा नहीं, संविधान पे है ना? राइट। संविधान को तोड़ दिया गया है, संविधान को तोड़ दिया गया है, ठीक। एक बात, इसके पहले कि मैं आगे कुछ आपसे बहस करूं, 3-4 सवाल मेरी ओर से खड़े हो रहे हैं। एक सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जब ये 12 दिसंबर 2019 को पास हो गया है, पास तो अर्लियर दैट डेट हो गया था, लेकिन उस डेट को महामहिम की साइन हो गई है 12 दिसंबर 2019 को। फिर ये 5 साल तक वेटिंग ठंडे बस्ते में रखा गया था, और आज जब चुनाव बिल्कुल सिर पर है, जनरल इलेक्शन पार्लियामेंट का होने जा रहा है, आपने इसे आज ही क्यों कृत संकल्पित थे? इन्होंने पहले भी कहा था कि हम मार्च में अप्रैल के पूर्व लागू कर देंगे, गृह मंत्री ने कहा था, ठीक है ना। आज ही आपने क्यों इसे लागू किया? और एक बात और है कि जो एक चरवाहे से भी पूछा जाए, ठीक है ना, तो वो इसमें कहेगा कि साहब इतनी जल्दी से क्यों इसको इस तरीके से आनन फानन में, बिल्कुल चुनाव सिर पर है, आप लागू कर दिए। दूसरी बात, अब हम इस पूरे उसमें आते हैं। देखिए, नागरिकता में संशोधन और नागरिकता का प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं बराबर दिखा देता हूँ अपने उसको। ये देखिए, फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन है वह
द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है। सेकेंड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप है, यहाँ दिखाई दे रहा है नागरिकता। इसमें संशोधन किया गया है, ठीक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम में इन्होंने ये किया कि जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के से आए हुए लोग हैं बिफोर 2014, उनको हम नागरिक के रूप में स्वीकार करेंगे, ठीक। लेकिन कौन कौन लोग होंगे उसमें? हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी भी हैं, ईसाई भी हैं। और एक को लिखा उन्होंने इस्तेमाल किया, गैर मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल, ठीक है ना। ये जो आने वाले राष्ट्र हैं तीनों, इसका एक का पूरा अफगानिस्तान का आधा पोर्शन, पूर्वी अफगानिस्तान और उत्तर का टिप का जो कंधार और जो का क्षेत्र था, ठीक है ना, ये भारत का हिस्सा हुआ करता था। पाकिस्तान भारत में था, आपको पता ही है। बांग्लादेश भारत में था, आपको पता ही है। तीनों ही इस्लामिक मुल्क हैं, ये भी आपको पता है, ये तो पता है ना। आपने किया क्या कि उन जगहों से आए हुए उनको आपने ट्वीट किया कि ये अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक मानते हुए उनको तो आपने नागरिकता दे दी। और वो देश चूंकि मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहाँ के मुसलमान आए हुए हैं, तो उनको हम जो है स्वीकार नहीं करेंगे। यही कह रहे हैं क्योंकि वो जो ये 3 देश हैं वो उसमें मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, तो कह रहे हैं कि जो बहुसंख्यक हैं वो कैसे प्रताड़ित हो सकते, वो कैसे परेशान हो सकते हैं। आपको पता है कि एक कड़ाहे में चावल डालिए, चावल छोटा दाना हो या बड़ा दाना ना हो, जब भात बनाइए भात, तो सभी उबल जाता है उसमें, सभी उबल जाता है ना, उबल जाता है ना, सभी उबल जाता है उस हंडे में। यदि किसी के ऊपर प्रहार हो रहा है, अमनुष्यता, बर्बरता, अन्याय, जुर्म हो रहा है, तो वह जुर्म जो है जाति नहीं देखती। मेरी बात गौर से समझिएगा, जुर्म जो है, जुर्म, अत्याचार अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, रिलीजन, कास्ट का वेट नहीं करती, ठीक है ना। आप मेरी बात समझ रही हैं ना। तो अब जो वहाँ से आए हुए इस्लाम पंथी हैं, उनके साथ आपने ये किया। यह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो जिसको मैं उठा रहा हूँ बार बार, आज मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी लिखी है, 2 पंक्ति की चिट्ठी है वह। आप कहीं लगाइएगा विजेंद्र जी, कहीं इंडिपेंडेंट उस चिट्ठी को लगा के वायरल करिए। 2 ही बात मैंने लिखा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेकेंड पार्ट में सिटीजनशिप में ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, पंथ, यदि आप दिखा दें कि डिस्क्रिमिनेशन हम सिटीजनशिप देने में, नागरिकता देने में किसी तरह का भेद करेंगे, तो मैं मान लूँगा। दूसरे, पूरे संविधान, इसका नाम है संविधान, इसकी प्रत्येक पंक्तियां संविधान हैं। आप कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कलर, सेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप किसी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। ये ठीक है ना, ये मूल पार्ट है। आपने मूल संविधान की मूल आत्मा को चोट किया है। ये जो CAA है, ठीक है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इनका है, यह संविधान की मूल आत्मा को भाले से छेदा गया है। एक बात, यह कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो सिटीजनशिप का पोर्शन है, उसकी मूल आत्मा को भेदा गया है, छेदा गया है, उसको कूटा गया है पूरी तरीके से। आप कर ही नहीं सकते हैं, आप बिल्कुल नहीं कर सकते। आप जो मन हो कर लीजिए, संविधान के साथ खिलवाड़ कर लीजिए, कोई नहीं। संविधान तो जुबान बंद है, जीवित संविधान की जुबान बंद है। इसके साथ जितना खेला करिए आप कर सकते हैं। उसी जमात से आया हुआ, वो चाहे जिस कम्युनिटी का हो, जुर्म हुआ है उसके ऊपर। और क्या भारत आप समझ रही हैं क्या कि हिंदू, जैन, सिख, पारसी, ईसाई इन्हीं का है क्या भारत? भारत उनका भी है जिन लोगों को आपने सिटीजनशिप देने से मना किया है। इस एक्ट के अंदर भारत की दिया है आपने।
जैसे ये इस पे पॉइंट ये दिया जा रहा है क्योंकि वो बहुसंख्यक की संख्या में है इन देशों में मुसलमान, तो अगर हम सबको एक्सेप्ट करेंगे तो हमारे पास उतने संसाधन नहीं है, हमारे देश में खुद ही गरीबी है, रोजगार नहीं है। तर्क आपका इतना छोटा ऐसा तर्क है जिसको मनुष्यता ऊपर रखनी चाहिए। संसाधन आपका पूरा गल जाए, पूरा समाप्त हो जाए, यदि वह किसी जुर्म से भाग के आपके पास शरण मांगने आया है तो आप फर्स्टली आप उसका रिलीजन नहीं बहुसंख्यक हैं तो क्यों परेशान होंगे वो? इसमें बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का बात लिखा हो तो हमको आप अकेले आई हैं वहां से, इस कम्युनिटी से आई हैं जहां 5 ही लोग हैं, इतनी छोटी आबादी है, मुस्लिम बाहुल्य देश है। मुस्लिम बाहुल्य देश में मुसलमानों पर अत्याचार नहीं होता। आप एक तर्क दे सकती हैं कि क्या हमारी जिम्मेदारी सबको आके हम कहाँ से दे पाएंगे, कैसे दे पाएंगे। यह मैंने बोला ना कि ये फंडामेंटली जो लोग आ रहे हैं वो पार्ट भारत का हिस्सा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ईरान से आने वाले, अरब से आने वाले को आप इस तरह से दीजिए। जिस पोर्शन से लोग माइग्रेट करके आए हैं, चाहे जो भी हो, जैन बौद्ध जितने भी हों, मुट्ठी भरो आए हैं, इनकी तादाद ज़्यादा थी, गए हैं, इनके ऊपर जब मुसीबतें हुई हैं तो ये भी आए हैं। तो ये उनका मूल घर है, ये भारत उनका मूल वतन है, मूल घर है। और माइग्रेशन और डिवाइडेशन के समय डिवीजन के तरफ कुछ लोग उधर गए, कुछ लोग इधर रह गए, कत्लेआम हुआ, वो यहाँ संदर्भ का विषय नहीं है। आप रिलीजन के आधार पर आप उनके सिटीजनशिप को नहीं रोक सकती। आप कानून गढ़ी हैं, कल तक इस कानून की ज़रूरत नहीं थी, 19 के पहले इस कानून की ज़रूरत नहीं थी। आप कह रहे हैं कि 2014 के पहले को हम इसको लागू करेंगे। 2014 से लेके और आज तक 2024 के 11 मार्च तक आप क्या कर रहे थे? क्या गेम है यह? क्या करना चाहते हैं? ये 100% मैं कह रहा हूं कि अमेंडमेंट होगा, 100%। और यदि सुप्रीम कोर्ट में हजारों PIL इस पर, आज मैं पढ़ रहा था आर्टिकल जो है छपी हुई है, द टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल छपी हुई है, अनगिनत PIL पड़े हुए हैं। अभी तो लागू हुआ है ना, देखिएगा। मैंने निवेदन यही किया है कि गैर मुस्लिम शब्द निकाला जाए। जो यहाँ मुसलमान का घर नहीं है क्या? हिंदुस्तान उसका वतन है। नहीं, उसमें पीड़ित अल्पसंख्यक लिखा जी, पीड़ित अल्पसंख्यक लिखा है। तो क्या पीड़ित अल्पसंख्यक केवल जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी और सिख यही सब हैं? और आप अल्पसंख्यक शब्द क्यों जोड़ रहे हैं भाई? पीड़ित अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक क्या? पीड़ित एक आदमी की आबादी वाला व्यक्ति भी पीड़ित होगा। जब मैंने बोला ना कि किसी चीज पर कोई देखिए, अपराध की जाति नहीं होती, अपराध जाति भी नहीं देखता, रंग भी नहीं देखता, और रिलीजन भी नहीं देखता, सेक्स भी नहीं देखता। आप अल्पसंख्यक कह के क्या करना चाहते हैं? आप जरा बताइए हमको। अल्पसंख्यक कह दे कि हाँ हम अल्पसंख्यक को अपने यहाँ पनाह देंगे और उनको बसाएंगे, रिहेबिटेट करेंगे, उनको सारी जो यातनाएं थी उससे बाहर करेंगे। जो उस बहुसंख्यक बिरादरी का जो आया है, जो उन्हीं के साथ दमित हो रहा था, उस लोकेशन में जहाँ से वो आया, साथ साथ आए हैं, उन्हीं के साथ दमित हो रहा था, तो वो नहीं अल्पसंख्यक है। लेकिन संविधान को वायोलेट क्यों करने जा रहे हैं? संविधान तो इस पर नहीं कहता कि बहुसंख्यक पर अल्पसंख्यक की तो बात संविधान करता भी नहीं है। बहुसंख्यक और संख्या के आधार पर, संख्या पर, रिलीजन पर, सेक्स पर, जाति पर कोई हम भेद नहीं कर सकते। और सिटीजनशिप जैसा आप जो है आप मनमाने गढ़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आज नहीं तो कल। नहीं, उन्होंने कहा कि हमने कहा था हम लागू करेंगे तो हमने कर दिया। वो लागू करेंगे कि कत्ल का कानून लागू कह देंगे कि हम कत्ल करेंगे तो कत्ल कर देंगे? ये कत्ल नहीं है तो क्या है? ये कौन सी बात हुई कि हम लागू कर, हम तुम्हारी झोपड़ियां आएंगे, उजाड़ देंगे। उन्होंने वादे बहुत बड़े किए थे। DR शर्मा या कौन शर्मा है जो शेड्यूल आयोग के पिछली सदी में थे, उनकी ऐतिहासिक, उन्हें बाद में पद्मश्री भी दिया गया था। आयोग के अध्यक्ष थे, क्लास 1 अफसर थे, वह शेड्यूल ट्राइब के। उन्होंने लिखा था कि नेताओं ने वादे बहुत बड़े किए थे। इन्होंने कहा था गरीब की बस्तियों में, आदिवासियों बस्ती में जाके कि हम आएंगे, तुम्हारी झोपड़ियाँ हटाएंगे, बड़े तुम्हारे घर बनवाएंगे, तुम्हारे लिए बहुत सारा काम करेंगे। वो आया तो ज़रूर, हमारी झोपड़ियाँ भी हटा दिया, लेकिन हमें खुले आसमान में छोड़ दिया। आप वादा कर दिए कि हम
CAA लागू कर देंगे, फला फला लागू कर देंगे। तो आपने लागू कर दिया, आपने तो CCC भी लागू किया, अभी उत्तराखंड में लागू हुआ है। जो आप जो कहेंगे वो कर देंगे, उसमें इंसान का भले कत्ल होता हो, आपकी जुबान इतनी फैलती चली गई। किसने यह अनुमति दिया कि आप इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन का कानून बनाइए कि हम वो बहुसंख्यक बिरादरी के हैं, बहुसंख्यक रिलीजन वाले हैं तो उनको हम नहीं यहाँ कंसीडर करेंगे, और ये अल्पसंख्यक वाले हैं तो कंसीडर करेंगे। ये लिखा ही नहीं है संविधान के मूल पार्ट में। आप गढ़ कैसे लिए भाई? और वो गढ़ने का क्या मतलब होता है, कैसे गढ़ लिए आप? तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये जो 80 बनाम 20 की बात कही जा रही है, उसी को एक स्टेप और आगे बढ़ाया आपने 80 बनाम 20 को स्टेप नहीं, उसकी खाई को इतना चौड़ा आपने कर दिया। आज आप स्पष्ट कर दिए कि हम 80 और 20 को एक साथ सटा के नहीं रख सकते। पूरी तरह से आपने अच्छा सवाल किया है कि 80 और 20 को एक साथ नहीं सटा के रख सकते। मैं कहता हूं कि 80 और 20 अलग ही नहीं रह सकते इस हिंदुस्तान की सरजमी पर। 80 और 20 इस हिंदुस्तान में अलग रह ही नहीं सकते। 700 वर्ष का इतिहास है, और 1857 का मैं बार बार कहता हूं कि जो स्वतंत्रता का महासमर था, जो वीर सावरकर अपनी पुस्तक में लिखते हैं, उसको कुछ लोगों ने कहा कि ये विद्रोह था। वीर सावरकर ने 1909 में 1908 में 7-8 के बीच लंदन में उस पुस्तक लिखी थी, जब स्वतंत्रता समर का 50 वर्ष का इतिहास लिखा जा रहा था लंदन में। तब उन्होंने लिखा था, अंग्रेज़ों ने उसका जश्न 50 साल का मनाना चालू किया, और जगह जगह यहाँ के क्रांतिकारियों को उनकी दृश्य कुचल कर उनकी हत्या का दृश्य दिखाने का, फांसी के वही उसी काल्पनिक फंदों को लंदन में दिखाया जाने लगा। तब वीर सावरकर ने हिंदुस्तान का इतिहास लिखा, और लिखा कि 1857 तुम्हारी मट्टी के पलित का आंदोलन था। 1857 हिंदुस्तान की प्रथम स्वतंत्रता वह महासमर था। महासमर का उल्लेख किए हैं, जिस महासमर में हिंदू और मुसलमान एक साथ लड़ रहे थे। किताब के पन्ने में लिखा, इसमें मेरी पंक्तियां कुछ नहीं है, उन्होंने लिखा है कि बहादुर शाह जो है दिल्ली में, लिखा है कि जो वक्त खां बरेली में लड़ रहा था उसकी तलवार चमक रही थी, अंग्रेजी सेना का सिपह सालार था। दिल्ली में नाना शाह, बहादुर शाह लड़ रहे थे 84 साल में। मुहम्मडन्स को आप भारत को बांट पाइएगा? किसी की औकात है क्या बांटेगा? भारत को बांट के चल पाएगा? और इस सिटीजनशिप, आपके सिटीजनशिप, इनका सिटीजनशिप सुना जाए, इनका सिटीजनशिप क्यों नहीं बटेगा? आप 20 और 80 को किनारे किनारे कर रही थी, बड़े मिल के लड़ रहे थे। ये कह रहे हैं, मिल के लड़ रहे थे ना, मिल के लड़ रहे थे। कानपुर में नाना साहब और तांत्या टोपे संभाल रहे थे, लड़ाई के जंग में थे, और उनका जो है अजमुल्ला साहब, वो वीर सावरकर जी की किताब में लिखा हुआ है। जी, ये सारी बातें लिखी हैं। अजमुल्ला शाह यहाँ ब्रह्मवर्त में से जाके लंदन में समझौता कर रहा था, प्रीवी पर्स के लिए, कर पेंशन के लिए, नाना साहब के लिए कर रहा था। झांसी में रानी लड़ रही थी, और उसका 19वीं सदी का सबसे काबिल तोपची गौस खां तोप चला रहा था। जब ह्यूगरेज की सेना झांसी पर चारों ओर से घेरी हुई थी, इतना बड़ा तोपची था। लखनऊ में बेगम हजरत महल लड़ रही थी, बेगम हजरत महल लड़ रही थी, और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला लड़ रहा था, जिसकी तलवार के सामने कोई अंग्रेज टिकता नहीं था। बिहार में कुंवर बहादुर लड़ रहे थे, 83, 73 और 74 साल की उम्र में। आरा के जमींदार थे और आरा के राजा थे, वो लड़ रहे थे। और इलाहाबाद में लियाकत अली लड़ रहा था। लियाकत अली वहाँ का किसान नेता था, वो लड़ रहा था। किसान, आप हिंदुस्तान को, मुसलमान हिंदुस्तान का वो अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, यदि इस मिट्टी में अपने वतन, ये वतन उसका भी है। अब बोलिए, इनका कानून जो बना है CCA, तो जो यहाँ का है वो तो, उसको तो नागरिकता मिली गई है ना, उससे थोड़ी छीना जा रहा है। जो बाहर से आ रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि आपको हम नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि आप जिस देश से आ रहे हैं वहाँ पे आपकी संख्या ज्यादा है। फिर मैंने बोला ना कि संख्या से सिटीजनशिप का कोई रिश्ता नहीं है। जो यहाँ के 20% मुसलमान हैं, उनसे उनकी नागरिकता थोड़ी ले रहा है। नहीं, उनसे उनकी नागरिकता किसी के बाप की औकात है क्या ले लेगा? बोलिए। आप जैसे मर्सी की बात कर रही हैं कि उनसे नागरिकता ये ले लेंगे क्या? इनसे कहें सब नागरिकता ले लेनी चाहिए। ये वतन आज़ादी, इस वतन की आज़ादी में उनका खून लगा है, उनसे कोई नागरिकता ले लेगा? लेकिन जब आप सिख और हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई को ठीक समान समय में
आप नागरिकता ग्रांट कर रही हैं इसलिए कि उनके ऊपर जुर्म हुआ है वहाँ। ये अच्छा, कोई सुख से भाग के आएगा? मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। यदि वो मुसलमान कम्युनिटी के लोग भाग के वहाँ से आए हैं तो क्या वहाँ घी मलीदा खा रहे थे, उनकी पूजा हो रही थी, अन्य लोग यातनाएं उन्होंने भी झेली हैं, तब हिंदुस्तान। और वो ऐसे मुल्क में नहीं आ रहे हैं जहाँ से उनका रिश्ता नहीं है। इस जमीन में उनका खून है, इस जमीन में उनका उतना ही खून है जितना हिंदूज का, सिख का, ईसाई का, पार्थियंस का, और जो है पर्शियंस का, और जैन का, बौद्ध का, जितना रिश्ता है इस जमीन से, ठीक है ना, ठीक उतना ही रिश्ता उनकी मदरलैंड है। उनकी मदरलैंड में यहाँ के भारत के मुसलमानों का, पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश वालों को मैं कभी भी ये नहीं कह सकता कि उनका जो है वो मक्का मदीना है। मुझसे इससे कोई मतलब नहीं। उनकी 700 की पीढ़ियाँ यहाँ रह रही थीं। आज़ादी में यदि 1 लाख लोग फांसी पर लटकाए गए, डालियों में लटकाए गए, तो उसमें 900 मुसलमान लटकाए गए, इसलिए कि सत्ता में वो थे। अंग्रेज़ों से युद्ध उनको लड़ना पड़ा, हिंदूज भी लड़ रहे थे, सभी छोटे राजा लड़ रहे थे, बड़े राजा अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे। 1857 में अवध के जमींदार, छोटे छोटे हिंदूज जमींदार लड़ रहे थे। इलाहाबाद में सारे कृषक मुस्लिम बस लड़ रहे थे, अवध में लड़ रहे थे, कौन नहीं लड़ रहा था? तो वो आप इस आधार पर थोड़े ना उनको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि वहाँ इस्लाम धर्मी हैं, बहुसंख्यक आबादी के लोग हैं, तो वो आएंगे तो हम नहीं देंगे। नागरिकता आबादी पूछ के होती है। नागरिकता आ गई, एक नियम उस पर लागू होगा, और रिलीजन के आधार पर तो डिस्क्रिमिनेशन हो ही नहीं सकता। अब बोलिए। और इस तरह से मनमाना है, आप बना दें। आपने कहा था ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने कि हम लागू करेंगे, वो लागू कर दिए। ठीक हिंदू मुसलमान करके उनको डेमोक्रेसी की, अब डेमोक्रेसी आ गया। जब इस तरीके से आप हिंदू मुस्लिम करके बांट के अब यदि विपक्ष के लोग या हमारे जैसे लोग कहेंगे कि ये गलत हो रहा है, तो 80% हिंदूज कहेंगे कि ये बोल रहा है, गलत बोल रहा है, हिंदुओं के विरोध बोला। गाली देते भी हैं लोग। वो ये नहीं समझते कि वो मनुष्य है, वो भी मनुष्य है। और किसी अंतिम अस्त्र था, अंतिम, इस गवर्नमेंट का अंतिम गंदा, सबसे गंदा सा अस्त्र ये था कि आप नागरिकता पर आ गए कि वो नागरिकता नहीं है। उसमें से आप चार्ट जरा बनवाइए कि उसमें से भाग के आने वाले कौन हैं। महिला, बच्चे और बुजुर्ग हैं, जिन लोगों को वहाँ न जाने खाना। और ये कहिएगा कि वो मुस्लिम बाहुल्य तो वो जाने उसका नहीं। हमारी कंट्री में जो आया है और हमसे शरण मांगने आया है, ये मेरा धर्म कहता है कि हम उसको शरण देंगे। और वो भी हमारे परिवार का व्यक्ति है। इस्लामपंथी को आप, वो भी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के इस्लामपंथियों को, बांग्लादेश अपने बीच का ही हिस्सा था, 71 में बटा है, विभाजित हुआ है। कंधार और काबुल का जो पूर्वी हिस्सा अफगानिस्तान था, वो भारत का हिस्सा था। कम से कम 500 वर्षों तक भारत का हिस्सा था। अंग्रेजों के टाइम में युद्ध होता रहा उस जमीनलैंड के लिए। अकबर से लेके और औरंगजेब तक वो हिस्सा था। और अशोक के समय और जागे, और कंधार से और उसके और पश्चिम तक का हिस्सा अशोक के राजकाल में था। और पाकिस्तान तो इसका था ही। तो आज वहाँ का कोई अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक यदि भारत में आता है तो केवल आपकी दृष्टि यही है कि मुसलमान है, उसको नागरिकता नहीं देंगे। और मन से नहीं कर रहे हैं, उनके मन में है कि हम नागरिकता देंगे, लेकिन केवल जनता को बांटने के लिए और वोट लेने के लिए। वो भी करने वाले भी जानते हैं कि हम गलत कहीं रांग फूली जा रहे हैं। आपको वेट करना चाहिए। तो क्या मजबूरी रही है? कोई मजबूरी है उनकी? वोट में बांट दें हम। हाँ, 20 को एकदम साफ कर दें कि तुम हमारी जमात के नहीं हो। लोगों को मैसेज कर दें, लोगों तक पहुंचाना है। तो कहीं ना कहीं ये हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ता हुआ भारत है जो ये कह रहा है कि मुसलमान को हम नहीं अपनाएंगे जो बाहर से आ रहा है। आप हमको इरिटेट कर रही हैं। मैंने आपको एक वीडियो में 20 दिन पहले, आपका वीडियो 1 महीना पहले आया है, 20 दिन, मैंने कहा था कि किसी की हिमाकत नहीं है इसको हिंदू राष्ट्र बनाने कर देगा। और उसके 10 ही दिन बाद ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने वह बात बोली है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र तो दूर, प्रांत भी छोड़ दीजिए, गांव भी हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। और क्यों?
इसलिए कि यहाँ इतनी विविधता है। हमारे लिए आप हिंदू राष्ट्र बना दें और आपके लिए क्या बनेगा? आप मुहम्मदन घर की बेटी हैं तो आपके लिए कौन सा राष्ट्र बनेगा? वो बेटा है मुहम्मदन का तो वो मांगे, उनका मुहम्मदन मांगे तो राष्ट्र बनेगा? ये तो संविधान इसकी अनुमति नहीं देता। तो आपको देखिए, नफरत पाल के आप जितने दिन भी डेमोक्रेसी को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत की डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी यहाँ टूटने की बात आ रही है कि अब आप डेमोक्रेसी पर एक खुला प्रहार आपने किया है, पूरी तरह से हथौड़ा बजाया है। अरे उनको नागरिकता 2-4, 10-20 एक 2-4 लाख होंगे, उनको नागरिकता दे रहे हो, वहीं से वो भी बच्चे, वृद्ध, महिलाएं, वो भी तुमसे गिड़गिड़ा के मांग रहा है। तुम्हारा धर्म क्या कहता है? ये तो धर्म भी नहीं कहता कि तुम इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन करो कि एक जगह, वो चाहे कितनी भी बड़ी उससे आई हो, अमीर घर से आया हो या उसी का रिलीजन वहाँ हो। आपको पता ही है कि बड़े बड़े, अपने यहाँ देखिए कि एक ही घर में बड़े अमीर घर की ही बेटी बहनें किस तरीके से सताई जाती हैं। तो आप इस आधार पर कहेंगे कि नहीं, बड़ी अमीर है, इसके पास तो कोई कमी नहीं, इसको जरा किनारे कर दो। ये सब अत्यंत दुखद है इस देश के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ये बुद्ध की ज़मीन है, आप समझ गई ना? ये बुद्ध की ज़मीन है, ये कबीर की ज़मीन है, ये नानक की ज़मीन है, ये गांधी की ज़मीन है, ये विवेका की ज़मीन है, विवेकानंद की ज़मीन है। आप इस तरह का बात करके जितना आपका मनमाना है करते जाइए, सदन से कुछ पूछना नहीं है, बातचीत नहीं करना है। जो आपको करना हो, कानून बना के 5 साल पहले बोरे में कानून रखे थे, उसकी रिलीवेंसी वैसे ही ख़त्म है। आपको 19 में लागू करना चाहिए। चुनाव ये लड़ लिए, दिसंबर में कानून बना, चुनाव जून में, सरकार मई में बन गई थी, उसको ठंडे बक्से में रखे थे कि एकदम ऐसा हम एक दरार पैदा करेंगे हिंदू मुस्लिम के बीच कि चुनाव देखेगा। अब विपक्ष के लोग या जो भी हिंदू मुस्लिम मोहब्बत वाले हैं, जिनको नहीं चाहते कि, अब यदि वो सवाल खड़ा करेंगे तो 80% हिंदू ही उनके विरुद्ध हो जाएगा कि अरे ये तो 20% की बात कर रहे हैं, हमारी बात नहीं। इन लोगों ने ऐसा सपना ही ये दिखाया गया है कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र, नफरत इतना बो दिया है, इतना नफरत बोया है। ये कहेंगे इनके ऊपर, इन सबके ऊपर धाराएं चलनी चाहिए। किस चीज़ के लिए? इंटीग्रिटी नष्ट करने के लिए। भारत की इंटीग्रिटी धीरे धीरे खिसकती, टूटती, कमज़ोर होती जा रही है। इंटीग्रिटी, सॉवरेंटी और यूनिटी तीनों धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है। जिस मुल्क में सदियों से, हजारों साल से एक साथ सभी पंथी चले आए हैं, यहाँ गिना दूँ मैं कितने लोग आए थे? यूनानी, शक, पहलव, हूण, कुषाण, हूण, अरब्स, उसके बाद तुर्क्स जो दास आए थे, उसके बाद सल्तनत रियासतें उसी मुहम्मदन्स की थी, और उसके बाद जो है आपके वो जो है मंगोलायड आ गए थे, उसके बाद जो है मुग़ल वंशी आ गए थे, उसके बाद यूरोपियंस आ गए थे। यूरोपियंस में स्पेनिश, फ्रेंच, इंग्लिशमैन, कई डेनिश, ये सभी आ गए थे। 5 यूरोपियन घराने आए थे। 12-13 रेसें जिस हिंदुस्तान में आई, एक ईसाई यहाँ से वापस गए। जरा इनको गौर करिए कि ईसाई से जिस क्रिश्चियनिटी ने भारत को अपने पैरों के तले दबा के रखा, 2 साल तक क्रिश्चियनिटी ने गुलाम बनाया, जिनका, उसको ये अलाउ किए हैं। उसमें क्रिश्चियनिटी में पढ़ रहा था, उसमें अलाउ किया है। पर्सियंस को अलाउ किया है, जो एबोरिजिनल हमारे देश का नहीं है, वो बाहर का है, पर्सियन, फारसी लोग हैं, उनको इन्होंने अलाउ किया है। और उन मुस्लिमों का उसमें स्थान नहीं है जिनकी तलवारें अंग्रेज़ों से बाज रही थी। उस बहादुर शाह की वंशावली के जीवित लोग क्या सोच रहे होंगे यदि उसके वंश, जिसके 3 बच्चों को चुनवा दिया गया? ये जुर्म का है, ये बिल्कुल जुर्म का है। आप उसको ओपन करिए सबके लिए। मैंने चिट्ठी में भी लिखा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, और मैंने महामहिम राष्ट्रपति महोदया को भी पत्र लिखा है, एक दोपहर में, आफ्टरनून में, कि आप उसमें से गैर मुस्लिम शब्द निकाल दीजिए। ये कानून अत्यंत ही अच्छा कानून है, निश्चित ही अच्छा है। इसमें दोष इसलिए कि किसी को आप बसाने की बात कर रहे हैं, किसी को उजाड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ आए कुछ लोगों को आप सड़क पर छोड़ने की बात कर रहे हैं, कुछ लोगों को आप कंसीडर नहीं करेंगे, आपका कानून कंसीडर नहीं करेगा। इसको मैं नहीं मानता और मैं इसका सख्त विरोध करता हूं। मैंने अपनी चिट्ठी ऑनरेबल कोर्ट को भी भेजी है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट को भेजा है, और होम मिनिस्ट्री को, पीएमओ को, और जो है और लीगल मिनिस्ट्री को भेज दिया है।
वर्तमान सरकार जो है वो एक सपना दिखा रही है। वो ये कह रही है कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और इसलिए वो इस बार जो सीए लाए हैं उसमें उन्होंने कहा है कि सभी का तो स्वागत है, बस उसमें मुसलमान ना आए, क्योंकि अगर उनकी संख्या ज़्यादा होगी तो कहीं ना कहीं वो हिंदू राष्ट्र का सपना जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये जो अभी कानून जो अभी कल से लागू हुआ है, उसको लेकर देश में एक धड़ा है जो उसका पूरा पूरा विरोध करता है, और उनका ये कहना है कि भारत जो है वो सभी का है। लेकिन एक पक्ष जो है वो इसका खुले दिल से स्वागत कर रहा है और कह रहा है ये एक ऐसा पत्ता है जिसकी कोई काट नहीं है, या ये एक ऐसा मोहरा है जिसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से होगा और चुनाव में इसका बहुत असर देखने को मिलेगा, और इससे जो है भाजपा की सीटें और मजबूत होंगी। उन्होंने पहले 400 कहा था, अब ये कह रहे हैं कि 370 सीटें तो आ ही रही हैं, साफ साफ ये नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये नागरिकता कानून का इस्तेमाल हो रहा है, चुनाव के लिए हो रहा है। ये भी एक बात कही जा रही है कि चुनाव के ठीक पहले इस तरीके का कोई कानून लागू कर देना भी अपने लाभ के लिए ही किया गया है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। बाकी जो होगा वो हम सभी देखेंगे, इसका कितना लाभ मिलेगा बीजेपी को ये भी आप सभी के सामने आएगा जब चुनाव होगा। तो देखेंगे कि इसका कितना असर पड़ता है जनता के बीच में, क्या इस तरीके का कोई कानून जनता के बीच में वोट बैंक की राजनीति कर पाता है या नहीं, वोट खींच पाता है या नहीं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।